Today we are joined with esteemed guest Pradeep Pushkar Peshkar ji from the BJP. Pradeep ji, namaskar. Welcome to the show. And Namaskar. Suresh Chandra Rajan ji from the Indian National Congress. Suresh Chandra Rajan ji, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी. And shortly we'll be joined by Mr. Manish Patre from the Manse. सुरेश चंद्र राजन जी, आपने सुना प्रदीप पेशकर जी बीजेपी, आज उन्होंने कहना है कि जिस प्रकार रिपोर्ट कार्ड मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जो है, राइट फ्रॉम डिजिटल रेवोल्यूशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके हर घर शौचालय, हर घर नल से जल, हर चीज कवर्ड है, सर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट स्ट्राइक है. आज मोदी साहब ने इनॉग्रेशन किया रैपिड रेल, नमो भारत, बोले कि त्रिवेणी, अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत, पूरे रेलवे सिस्टम को नंबर 1 करेंगे 10 साल में, इन अ डिकेड, पूरे देश विदेश दुनिया में. सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, आप कैसे देखते हैं उसको? ये आपका कहना है कि 9 साल बेमिसाल नहीं है. राजन साहब. प्रदीप जी, सबसे पहले आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता प्रदीप पेशकर जी, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने 9 साल में देश का सत्यानाश किस तरह से किया गया है और उस सत्यानाश को ही देश का विकास बताने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है. ये नमो भारत की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नमो भारत के माध्यम से भांडवलदारों के लिए या अपने मित्रों को से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इस नीति को लेकर इस तरह के योजनाओं का शुभारंभ करते हैं. आप मुझे बात बताइए, नमो भारत का जो रेट्स है या नमो भारत के जो चार्जेस होंगे वो आम आदमी को परवड़ने वाले नहीं है. और जहाँ पे आम आदमी जिस रेल से प्रवास करता है, जो छोटे छोटे गांव को जोड़ने का काम करता है, ऐसे लोगों के लिए जो रेल चलती है, उस रेल का पूरी तरह से सत्यानाश किया जाता है. रेल के बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जानें जा रही है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री कुछ वो अपनी नीति नहीं बनाते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं. लेकिन नई नई योजनाओं का निर्माण करना और वो नए योजनाओं का निर्माण करते समय अपने मित्रों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं. और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है, उस योजना और जिस तरह से काम करते हैं, उस चीज को लेकर जल्द ही भारत देश का 5वां अर्थसत्ता बनेगा. लेकिन मुझे उनको बताने में बहुत दुख होता है, बेहद दुख होता है कि जब ये देश के बारे में जब चर्चा करने की बात आती है, देश के लिए काम करने की बातें आती है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, प्रवक्ता, अधिवक्ता एक ही बात करता है कि भारत जागतिक सत्ता बनेगा, पूरे दुनिया में भारत एक महाशक्तिशाली बनेगा. लेकिन वो नहीं बताते कि देश में आम आदमी अपने रोज का जीवन किस तरह से बिता रहा है. इस देश का अल्पसंख्यक समाज, इस देश का दलित समाज, इस देश की महिला इस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. मैं भारतीय जनता पार्टी नेता को मैं बताना चाहता हूं, जब इजराइल और हमास जैसी संगठन वहां पे आतंकवादी हमला करती है, तो उसके तुरंत 7 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार उसके ऊपर समर्थन करती है, इजराइल के साथ खड़े रहती है. लेकिन देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, वहां पे महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए जाते हैं, नंगा महिलाओं का वहां पे मोर्चा निकाला जाता है. लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री, भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, अधिवक्ता, नेता उसके ऊपर मणिपुर का म शब्द नहीं निकालता है. ये देश की जनता देख रही है. और आप देख रहे होंगे आज जो 5 राज्यों के अपकमिंग इलेक्शंस है, वहां पे जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं या मीडिया के जो रिपोर्ट आ रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है. इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल योजनाओं का जुमला देश के लोगों के सामने रखा है, देश के हितों के लिए काम नहीं किया है, केवल भांडवलदारों के लिए, अदानी अंबानी के लिए काम करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग. प्रदीप पेशकर जी,
सुरेश चंद्र राजहंसी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय जो नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस प्रकार से मोदी साहब ने स्टैंड इस पर पहले बार लिया इजराइल वाले इशू में, मोदी साहब ने क्लियर कट कहा वी स्टैंड बाय इजराइल, वी डिनाउंस द टेरर अटैक ऑफ हमास का टेरर अटैक का हम आलोचना करते हैं और उन्हें आगे जाकर वी सपोर्ट इजराइल्स राइट टू रिटेलिएशन। तो ये खुलेआम कोई प्राइम मिनिस्टर आज इस प्रकार से इस देश का प्राइम मिनिस्टर, तो हाउ डू यू सी इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी पेशकर साहब? ऐसा है, आधा सच बोलना ये तो कांग्रेस रणनीति रही है हमेशा, हर चीज में वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। कंफ्यूजन नहीं पैदा करते हैं प्रदीप जी, सारे दुनिया के मीडिया ने उनको देखा है पेशकर जी को बोलने दो। 7 आवर सुरेश चंद्र जी घंटे के अंदर भारतीय जनता मैं पार्टी उस पे आता हूं। राजन साहब उनको बोलने दो, उसके पास आता हूं। सुरेश चंद्र जी आप कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, पेशकर जी आपके पास आता हूं 2 मिनट में, पहले सुरेश चंद्र जी के पास। राजन साहब आप विरोध कर रहे थे, ये जो नीति है उसका विरोध कर रहे थे। सर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता की जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, हमला किया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था उसमें स्टेटमेंट लेकर कहा था कि हम इस आतंकवादी हमला का निंदा करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग कैन वी हैव राजन जी ऑन द निंदा करते हैं। स्क्रीन प्लीज। यस बोलिए। आवाज आ रहा है सर? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात बता रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मणिपुर में इस तरह का आतंकवादी हमले हो रहे थे, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए थे, उस वक्त इनको किसने रोका था? क्या उस वक्त आतंकवाद का प्रश्न चिन्ह नहीं आता है? देश के अंदर में जो आतंकवाद हो रहा है, वो दहशतवाद हो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को दिखाई नहीं देता है। और जब हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी नीति है, जब देश के लोग अपने मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं, लोगों के जीवन के संबंधित प्रश्नों के ऊपर आते हैं, उस वक्त वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्पजफुली अलग अलग दुनिया के अलग अलग इश्यूज के ऊपर बात कराते हैं, दुनिया के आतंकवाद के ऊपर बात करते हैं, भारत किस तरह से एक महासत्ता बनाएगी उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन देश की जो जनता जिस प्रॉब्लम को पेश कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ बात नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा सर, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को बात करने के लिए विरोधी पार्टियों को अविश्वास ठराव लाना पड़ा, और उस ठराव के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी को उनकी इच्छा ना होते हुए भी देश के संसद भवन पे इस मुद्दे के ऊपर बात करनी पड़ी। और आपने देखा होगा उस संसद भवन में उन्होंने जो भाषण किया था, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, वो पूरा की पूरा भाषण एक चुनावी रैली या चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से भाषण किया जाता है उस तरह का भाषण किया जा रहा था। तो मेरी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक ही विनती है, जब देश के लोगों के हितों का सवाल आता है या देश में जो आतंकवाद होता है उसका जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती आई है, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ डट के खड़ी हुई है, उस तरह से भूमिका लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी क्यों नहीं होती प्रदीप जी? ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं को ये सवाल पूछना चाहता हूं। या सुरेश चंद्र जी, प्रदीप के पेशकर जी अभी आएंगे, उनको लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप क्लियर कट ये समझाइए कि हमास, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जी भी वही कह रहे हैं, पैलेस्टाइन एक अलग इशू है, उसके साथ मोदी साहब ने भी बोला है कि वी आर विद द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। तो यहां पर हर चीज क्लियर है, फिर प्रॉब्लम विरोध कहां पर आ रहा है? बिकॉज क्या डामाडोल है, क्या कांग्रेस में कोई शंका है हमास, पैलेस्टाइन और इजराइल, स्टैंड क्या है एग्जैक्टली? सर इसमें ना देखो, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कट है। कांग्रेस जब सत्ता में थी और आज विरोधी पक्ष में है, उस शुरू से लेके आज तक कांग्रेस की भूमिका यह है
जहां पे मानवीय अधिकारों का सवाल आता है, जहां पे मानवीय अधिकारों का हनन होता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी उन पीड़ितों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और मैं आपको ये भी दूसरी बात बताना चाहता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी शानदार टिप्पणी की थी। उसका वीडियो आज सारे सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह से इजराइल के लोगों ने पैलेस्टीन लोगों के जमीन हड़प ली है, उनके मानवीय अधिकारों का हनन किया है, ये देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए चिंताजनक बात है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों की जमीन हड़प ली है, जिन लोगों के मानवीय अधिकारों का हनन किया है, उसको न्याय मिलना चाहिए और इजराइलों को पैलेस्टाइन लोगों की जमीन तुरंत खाली करनी चाहिए। और यही भूमिका कांग्रेस पार्टी की है सर। बट विल कम बैक बिकॉज उनका लाइन में थोड़ा खराबी है, तब तक हम लोग बात करते हैं। ये जो चुनावी प्रचार, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कंटिन्यूसली एक जबरदस्त कैंपेन में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कैंपेन चल रहा है, राजस्थान में कैंपेन चल रहा है, तेलंगाना में कैंपेन चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि तेलंगाना में अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गलत प्रॉमिसेस देते थे, कांग्रेस सिर्फ लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तेलंगाना में आपने 6 गारंटी की भी बात की है। 6 गारंटी राहुल गांधी जी ने कहा हम लोग हर फैमिली को सपोर्ट करेंगे तेलंगाना में। इस पर थोड़ा रोशनी डाले सुरेश चंद्र जी। तेलंगाना में जो प्रचार का माहौल है और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से खड़े हुए हैं, इससे मतलब आपने भी देखा होगा या मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, तेलंगाना में जो असली लड़ाई है तेलंगाना और चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है बीआरएस, उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी वहां पे कहीं भी चुनावी टक्कर में नहीं है। असली लड़ाई कांग्रेस और वहां की रीजनल पार्टियों के साथ है। और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, वो तेलंगाना की जनता ने भी पूरा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो सुप्रीमो है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक हुकुमशाह है, वो नरेंद्र मोदी जी इस तरह के चुनावी जुमले कई बार करते हैं सर, कई बार करते हैं। आपको मालूम होगा अभी ये राम मंदिर का मुद्दा वहां पे सामने आ रहा है सर, चुनावी रीजनल पार्टियों के इसमें राम मंदिर। बिल्कुल। तो सुरेश चंद्र जी आप सुने प्रदीप पेशकर जी जिस प्रकार से कहा कि ये जातीय जनगणना जो रोज राहुल गांधी जी हर भाषण में, हर स्टेट में रोज के रोज इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, तो क्या ये ठीक है जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं? सर जातिवाद का जहर हम नहीं खोल रहे हैं। जातिवाद का जहर खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, और ये पिछले कई सालों से पूरा देश देखता है। हम तो भारतीय संविधान, जो देश के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, और उस संविधान ने इस देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को पाने के लिए कांग्रेस की यह भूमिका है कि लोक संख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, जो अलग अलग कैटेगरी में जैसे ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, उस रिजर्वेशन में आने वाली जो ताकतवर जात होती है, जो ताकतवर समाज होता है, वो रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट लेता है। आपके तो 15 साल सरकार थी, तब क्यों नहीं किया? मुझे बात करने दीजिए। आप जब बात कर रहे थे मैं बात नहीं कर रहा था आपसे। आपके पास आता हूं, जरा उनको बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपके बीच में बात नहीं किया था। बोलिए सुरेश चंद्र, बोलिए। आप पहले समझ लो, जितनी आबादी उतना अधिकार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन में हम बोलते हैं, ओबीसी इस देश में टेंटेटिवली अगर 45% है, तो अगर देश में 90 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, तो उसमें 3 ओबीसी क्यों, उसमें वो रेशियो में क्यों नहीं है? और आप जाति न्याय जनगणना की बात करते हैं और आप बोल रहे हो कि स्टेट को अधिकार नहीं है। मैं आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको आपका नॉलेज, आपके विचार अपडेट करना चाहिए।
लेटेस्ट बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति न्याय जनगणना किया और उसके सारे जो डेटा है रिलीज कर दिया है। और कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, कांग्रेस की जिस जिस स्टेट में सत्ता है, वहां पे सारे मुख्यमंत्रियों ने उस तरह के स्टेटमेंट कर दिया है कि हम हमारे राज्यों में जाति न्याय जनगणना करेंगे और उसका डेटा रिलीज करेंगे। और प्रदीप जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता को शायद वो मालूम नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी 2011 में कांग्रेस ने पूरे देश में कास्ट बेस्ड सर्वे किया हुआ है। उसका पूरा की पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहराती है, वो मांग करती है कि आप 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सरकार थी उसके माध्यम से जो सर्वे हुआ है उसका डेटा रिलीज कर दो और उसके आधार में जो डेटा सामने आएगा उसके आधार पे आप ओबीसी हो, जाट हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो। जी कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट आपको दो इंटरव्यू। राजन जी, क्या जो पेशकर साहब ने कहा उसमें कितना, उन्होंने कहा कि 2011 से 13 तक आप थे तो क्यों नहीं लाए, और फडणवीस साहब ने शायद इसको हाईलाइट कर दिया कि चिदम्बरम साहब ने खुद पार्लियामेंट में उस चीज को रोका है। तो कैसे देखते हो सुरेश चंद्र जी इसको? मनीष पाटिल जी, वेलकम टू द शो, विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है सर, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और बड़ी संख्या में झूठ बोलो। अरे आप 2011 से लेके 13 की बात करते हो, लेकिन 2011 से लेके 2023 तक का बहुत बड़ा कार्यकाल है सर। और उसके बाद भी कांग्रेस ने कई बार उसकी संसद भवन में भी हमने डिमांड की, कांग्रेस के साथ साथ विरोधी पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने इसकी डिमांड की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी वो डेटा रिलीज नहीं किया। इसका कारण ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बता सकते। सुरेश चंद्र जी आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं पाटिल जी के पास जाता हूँ। और सर दूसरा, हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। दूसरा, ये लोग बोलते हैं ना कि ये जाति पे आते हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सुरेश चंद्र जी बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये लोग जाति पे आते हैं। तो इनके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, कर्नाटक में जब इनकी सरकार जा रही थी और इनको ऐसा लगा था कि दलित वोट का हमें बेनिफिट अगर लेना है तो वहां पे दलित का जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। और आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, वो जो इन्होंने उनकी सरकार जाते जाते कर्नाटक में इन्होंने जो दलित रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन करने का जो निर्णय लिया, उस निर्णय को लीगल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। आज तक वहां पे वो सब कैटेगराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर भी इन्होंने एक पॉलिटिकल फायदा होना चाहिए इसलिए उस तरह का डिसीजन लिया और ये आज हमको बताते हैं कि हम जाति और उसके वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये चिंताजनक है और पूरा देश ये देख रहा है। राजन जी, क्या आपको लगता है कि ट्रिपल इंजन सरकार जो डेवलपमेंट को लेके आया था, बोले कि हर चीज को हम लोग पूरे महाराष्ट्र को डेवलपमेंट से बदल देंगे, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया, फेल हो गया? कैसे दिखते हैं राजन साहब? सर, ये जो शिंदे फडणवीस पवार सरकार जो आज महाराष्ट्र में काम कर रही है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आई कैन हियर यू, बोलिए राजन साहब। ये आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये जो सरकार काम कर रही है ना, इस सरकार का तीनों में बिल्कुल आपसे तालमेल नहीं है। ये लोग जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार झूठ बोलने का काम करती है, बिल्कुल उसी तरह से महाराष्ट्र में भी उसी नीति को लेके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूना में ये ललित पाटिल के माध्यम से इतना बड़ा ड्रग्स का महाघोटाला सामने आ गया, उसमें पुलिस से लेके पॉलिटिकल इनके सरकार के नेता को लेकर हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों के सारे लोग मिले हुए हैं। इतना बार ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है सर। एक ड्रग माफिया जेल में अरेस्टेड है, जेल में से जिस आजार का, जिस ट्रीटमेंट का कोई वहां पे सबूत नहीं है, ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और महीनों महीनों बैठकर उसी हॉस्पिटल के ड्रग का धंधा चलाता है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के गृह मंत्रालय के लिए बहुत ही चिंताजनक है और ये सरकार का फेल्यूर है सर। इससे पहले कोल्हापुर में भी ऐसा ही हुआ और जिस तरह से हॉस्पिटल में ये लोगों को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना
और नमो के बारे में या अलग अलग नाम से लेके या हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग योजना लेके आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से महिला मर रही है, इससे एक बात साबित होती है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार लोगों के जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये लोग इस सरकार को बचाने में लगे हुए हैं और वो किसी भी हालत में, जनता गई भाड़ में, लेकिन हमारी सरकार बचनी चाहिए, इस भूमिका को लेकर काम कर रहे हैं सर। सुरेश चंद्र राजन जी से बात कर लेता हूं। ये 3 टॉपिक सुरेश चंद्र जी, उससे आगे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो इन्फोर्स किया है, बीजेपी का कहना था कि अशोक चौहान जी ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कांग्रेस रूल में बहुत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शुरुआत वही से हुआ, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हेलो सुरेश चंद्र जी। हेलो। हाँ सुरेश चंद्र जी। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का जो इशू है ना, उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मनीष जी है, उन्होंने जो एक टिप्पणी की उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जनता की कोई पड़ी नहीं है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की बात है नहीं, वहाँ पे दोनों को, जो अपोज में है, जो विरोधी में है, उसमें सब आए, विरोधी आए, शिवसेना आए, सब आए। आप भी आएंगे उसमें, और आपका भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। देखो, महाराष्ट्र में टोल ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के कार्यकाल में कई सारे गलत काम किए हैं, उसके ऊपर एज अ विरोधी पार्टी हम सबके कर्तव्य बनता है कि उसका जोरदार हम विरोध करें, लोगों के बीच में जाए, रास्ते पे उतरकर आंदोलन करें और इस सरकार का जो फेल्यूर है, सरकार की जो गलत नीति है, उसका विरोध करें। और मैं बताना चाहता हूं कि ये कंत्राटी कामगार या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती करने का शिंदे फडणवीस सरकार ने जो जीआर लिया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम किया था। और आज का न्यूज है कि आज शिंदे फडणवीस सरकार को वो निर्णय रद्द करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सुरेश चंद्र जी। और शिंदे फडणवीस सरकार को, हाँ, आपको इनकी मंत्री की भूमिका बताता हूँ। नहीं दोस्त, बात करेंगे मनीष जी, मैं बात करेंगे। मनीष जी, पटरे जी, मैं आपके पास आता हूँ, 2 मिनट। मनीष जी, 2 मिनट, हाँ बोलिए। मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। ये नमो भारत की या ये एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारों का भी एक्सप्रेसली संख्या बढ़ती गई है। देश में जो पीड़ित लोग हैं, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, इनके ऊपर अन्य अत्याचारों की घटना भी एकदम जोरदार और एक्सप्रेसली बढ़ रही है। इसके ऊपर ये कभी बात नहीं करते हैं, ये अलग अलग फिगर गिनवाने का काम करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे कहाँ चले गए? नहीं अभी है, वो जवाब देंगे आपको। प्रदीप, हाँ, प्रदीप जी है, पेशकर जी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज लोग विकास चाहते हैं, लोग उनके जीवन के संबंधित जुड़े हुए प्रश्न के ऊपर सरकार ने काम करना चाहिए। ये भूमिका लेकर लोग इस सरकार की तरफ काफी अपेक्षाओं के साथ देखते हैं, लेकिन ये शिंदे फडणवीस पवार वाली सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाला आपने मनीष भाई, इसलिए मैं बताता हूँ, देश का प्रधानमंत्री इसी अजित पवार के बारे में 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले की बात करता है, और उसके 8 दिन बाद अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में सहभागी करना चाहता है। तो उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप किया था, उसके बारे में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी या स्टेट की भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे साथी मनीष जी ने बताया कि 9 महीने तक एक आरोपी
जो एरवडा जेल में अपनी सजा भुगत रहा है, वो 9 महीने से ससुन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के नाम पे वहां पे बैठता है, वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है और वहां बैठ के ड्रग्स का धंधा करता है। कहाँ सोए था ये देश, इस राज्य का गृह मंत्री? मुझे तो ऐसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस आज तक के महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे निकम्मा और गैर जिम्मेदाराना गृह मंत्री है और ये उनका फेल्यूर है। और इसकी नैतिकता लेकर देवेंद्र फडणवीस को राजीनामा देना चाहिए। देशमुख जी थे, सुनिए बात, सुनिए बोलिए बोलता हूँ। उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी ने मान्यता दी। उद्धव ठाकरे जी की एज सीएम सही साइन है, उद्धव ठाकरे जी के उसके ऊपर साइन है। आगे सुरेश जी सुन लीजिए ना, अभी उल्टा हो रहा है तो सुन लीजिए। 70,000 करोड़ का आपके प्रधानमंत्री ने जो आरोप किया था उसके ऊपर मुख्यमंत्री उन्होंने मंजूर किया, उन्होंने ये पूरा प्रक्रिया कंत्राटी पद्धति जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उस पे साइन किया एज अ सीएम, और वो चीज अभी देवेंद्र जी ने रद्द की और कैंसिल की। पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को फाइनल वर्ड सुरेश संजय जी, लास्ट कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम? पाटारी जी का प्रश्न है मगर नेवर एंडिंग, आप बोलना चाहेंगे क्या? सर, मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह का नए रोजगार निर्मित की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री ने साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वो वादा आज तक जनता भूली नहीं है, लेकिन जो मुंबई में बीकेसी जैसे जगह पे जो हमारा फाइनेंशियल हब था उसको खत्म कर वहां पे सारे उद्योग धंधे उन्होंने गुजरात को लेके गए। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स है जिस प्रोजेक्ट का निर्माण महाराष्ट्र में होना था वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने गुजरात या अडानी का जहां पे इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं ऐसे जगह पे लेके गए। इसलिए और ये महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है, इनके जो नेशनल लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का ये घोषणा करते हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पे महाराष्ट्र में पेशकर जी आप जवाब देना चाहोगे 1 मिनट में, देन वी विल कंक्लूड द प्रोग्राम। बिल्कुल बराबर है। ये कैसा है कांग्रेस का, जहां जमता है वहां धर्म की लड़ाई करो, नहीं हुआ तो जाति की करो, नहीं हुआ तो स्टेट की करो। अभी महाराष्ट्र गुजरात इन्होंने चालू कर दिया, तो ये नेवर एंडिंग है इनका। तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और पाटरे जी 5 प्रोजेक्ट के नाम बोल रहे थे की बात की थी। पाटरे जी 5 प्रोजेक्ट बोले, 5 बात की थी। सुरेश चंद्र राजन जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।